हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द इकोबिज। तो आपके अपने चैनल पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, इकोबिज पे आपका स्वागत है। तो जो इंपॉर्टेंट क्लास, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे 1950 टू 1990s का इंडियन इकोनॉमी, उसका लास्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस और लास्ट कंक्लूजन हमें देखना था कि एक्चुअली फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद क्या क्या कंडीशन इकोनॉमी में प्रिवेल हुई, क्या एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया, ये चीजें हमें डिस्कस करनी थी। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज वेरी सबसे वनरेबल पार्ट है जहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, बिकॉज यू नो कि रीजंस एंड असर्शन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो एनालिटिकल पोर्शन एंड द कंक्लूजन पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी चैप्टर। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स इससे जुड़ जाएं। देन वी विल सी कि क्या लास्ट में फिर आउटकम निकल के आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। बाकी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से की थी। कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो डू लेट मी नो, और उसको हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट, सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो यू कैन इश्यू स्कूल विद अनअकैडमी प्लस 8001 कोड है, जिससे आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल सकता है। और ये क्यों जरूरी है आपके लिए, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा कि व्हाई यू नीड टू हैव अ प्लस सब्सक्रिप्शन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। बट बिफोर दैट, आई एम इकोनॉमिक्स एजुकेटर अवनीश त्रिपाठी। 80 सर की क्लास है आपकी, आप रोज अटेंड करते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। I have completed my graduation in economics and political science from Delhi University, and I am here with you। जो पूरा हमारा जर्नी है, जो क्लास 12 टर्म 1 टर्म 2 की जर्नी है, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। और हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, उन सबको हम देखेंगे और वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द डाउट्स, ऑल द डिफिकल्टीज विथ यू, राइट। ओके, ग्रेट। तो एक तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपका अपना टेलीग्राम चैनल इकोबिज आ गया है। तो इकोबिज टेलीग्राम चैनल से आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो सारे वहां पे अपडेट किए जाएंगे। यू विल बी अपडेटेड, यू विल हैव द नोट्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो जरूर हम इकोबिज के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए उसको। देन यू हैव अ बक्स बाउंटी ऑफर, यानी कि आप कुछ भी अगर आपको लगता है जो चैनल पे इनअप्रोप्रिएट है, जो नहीं होना चाहिए, then you can go and report. You can be the first one to recognize and claim it, and you will be rewarded for that, right? तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि यू नो कि सीबीएसई ने नए गाइडलाइंस के साथ अनाउंस किया एग्जामिनेशन लेने का। टर्म 1 एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, गोइंग टू बी यू नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, राइट। आपको आंसर्स अब क्या करने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव देने पड़ेंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए फ्री लाइव मॉक टेस्ट लेकर आई है, जो प्योरली बेस्ड होगा सीबीएसई के उसी गाइडलाइंस पर जिस गाइडलाइन पे एग्जाम होने वाला है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आप जाकर उस पर अपना मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, और उसमें आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ऑल इंडिया रैंक और पूरे क्विज का, पूरे मॉक टेस्ट का आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू कैन रियली सेव योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। तो आपके लिए स्पेशली जो है इमर्ज वाला जो ऑप्शन है, इसमें मॉक टेस्ट आपके लिए कराया जाएगा क्लास 12 के लिए, क्लास 10 के लिए भी है, बट यू आर इन क्लास 12। तो आपको 5 PM टू 6:30 PM जो है ये इंपॉर्टेंट इमर्ज ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनरोल, यू कैन इनरोल इट फॉर फ्री, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई आपको इसके लिए पेमेंट नहीं करनी है, राइट। ग्रेट। अब देखिए बेटा, प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्यों जरूरी है। आप कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सभी कोर्सेज का क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, जितनी बार चाहे उसको पढ़ सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स जो है कंट्री के, उन टॉप एजुकेटर्स में जिस एजुकेटर को आप पसंद करें उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग आपके सेशंस होंगे। जो भी डाउट आपको चाहिए, जो भी डाउट आपको सॉल्व करना है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसका आपको फीडबैक मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। पूरे कवरेज का आपका पूरे सिलेबस का कवरेज होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस जो आज की डेट में सबसे जरूरी है। नए सिलेबस, नए टर्म आने के बाद बहुत लोग कंफ्यूज है, सर कैसे करें, कैसे उसको अप्रोच करें। इसके लिए अनअकैडमी इज विथ यू, वी आर विथ यू, राइट। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट सीरीज, ये दो ऐसी चीजें हैं जो पूरा आपके एग्जामिनेशन के स्कोर को डिसाइड करेंगे कि वेदर यू वांट टू बी एवरेज स्कोरर और यू वांट टू बी टॉप स्कोरर। तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है और एजुकेटर प्रोफाइल का भी लिंक है। क्लिक करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां बैच कोर्सेज मिलेगा, जिससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे मिल जाएंगे।
आप जितने ज्यादा मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने कम पैसे आपको पे करने पड़ेंगे विथ नो कॉस्ट EMI। 24 मंथ्स के लिए 1042 रुपीज इज द चार्ज, एंड फॉर 3 मंथ जो सबसे कम का है वो 2500 रुपीज। बाकी 18 मंथ, 15 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ आप कोई भी अपने सहूलियत से अपने यूज के अनुसार इन सब्सक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड 8001, जिस कोड से आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है, राइट। ग्रेट। अब इस प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ हमने आपके लिए और कुछ जोड़ा है, मतलब बिल्कुल बम्पर धमाका है, जो आप चाहें वो आपके लिए अवेलेबल है। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे फीचर्स आपको यहां दिए जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, मैंने बताया भी था, गुरु जी मिलेंगे आपको एक। तो आपको जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी डाउट होगी, आप लाइव डिस्कस कर सकते हैं। लाइव आपके डाउट सॉल्विंग सेशन भी होंगे, मतलब आप तुरंत आइए लाइव और डाउट सॉल्विंग के लिए आपने क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बताइए और वो सॉल्व करके आइकॉनिक फीचर में आपको मिलेगा। वीकली रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा, पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्ट होगा। पेरेंट्स अगर बोलते हैं आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारा कनेक्ट हमसे करके वो सारी रिपोर्ट ले सकते हैं। स्टडी प्लानर आपको मिलता है, जिसमें आपको एक प्लानिंग के थ्रू बताया जाता है कि कैसे आपको अपने स्टडी को, अपने पूरी प्रिपरेशन को सेव करना है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स अवेलेबल है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, और ये भी बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे आप ले सकते हैं। जितने ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना कम आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 2000 रुपीज पर मंथ आपको अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और सबसे कम अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो 4000 रुपीज पर मंथ में आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रिपरेशन है, आप जिसके लिए टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन सब्सक्रिप्शन में ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके प्रिपरेशन को, जो आपकी पढ़ाई को आसान बनाते हैं, राइट। अभी आपको ब्लैंक में है कि एक्चुअली हमें कॉम्पिटिटिव कैसे तैयारी करनी है, पढ़ाई तो कर रहे हैं बट वो कितना इफेक्ट करने वाली है, कितना रिजल्ट देने वाली है, दैट वी आर नॉट सो। बट इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप उसको बहुत आसान बना सकते हैं, राइट। तो चलिए, कोई डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वी विल श्योरली टेक दैट डाउट। तो इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक में हमने एग्रीकल्चर देख लिया था, एग्रीकल्चर में डिफरेंट रिफॉर्म्स देख लिए थे, उन रिफॉर्म्स का क्या आउटकम आया, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिया था, फिर इंडस्ट्रीज का भी हमने डिस्कशन किया था, और फिर इंडस्ट्रीज पॉलिसी का रिजोल्यूशन भी हमने सारी चीजें की थी। ये मैंने जानबूझ के स्लाइड्स इंक्लूड किया ताकि आपको चीजें फिर से ध्यान आ जाए। लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग हमने कर लिया था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने कर लिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या कंडीशंस थी वो भी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होगी अगर फिर से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वी विल रिवाइज फॉर इट, राइट। इवोल्यूशन भी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का कर लिया था। फिर हमने सब्सिडी पे डिस्कशन किया था, सब्सिडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस डिबेट पर भी बातचीत हम लोगों ने की थी, जो बहुत ही फ्रूटफुल एक हमने एक ऑनलाइन डिबेट भी किया था, जिसमें सबके आर्गुमेंट, सबके व्यूज को मैंने इंक्लूड किया था, राइट। तो फिर हम इंडस्ट्रीज और ट्रेड हमने देखा है, प्राइवेट होनी चाहिए कि पब्लिक होनी चाहिए, ये भी डिबेट एक चली थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या कह रहा था उसको हमने देखा, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को भी देखा। तो ये सारी चीजें हमने इस क्लास में कर लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेड पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, बात समझिए स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया था, ट्रेड में आए। ट्रेड में हमने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1950s में जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो हमने एक सोशलिस्ट अप्रोच अपनाया था। हमने बेसिकली क्या किया था कि हम जो है बालकों, हम मिक्स्ड या मिक्स का थोड़ा थोड़ा उसमें आपको दिखाई देगा, लेकिन मिक्स था नहीं, क्योंकि मिक्स में बहुत सी चीजें फ्री छोड़ी जाती है, उसमें फ्री नहीं छोड़ी गई थी, थोड़ा सा प्राइवेट को जगह दी गई थी, बट लाइसेंस बहुत ज्यादा थे, मैंने हमने डिस्कस किया है। तो हमने एक सोशलिस्ट अप्रोच अपनाया था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब वो जो ट्रेड पॉलिसी थी, अब जब गवर्नमेंट का कंट्रोल था, और मैंने आपको पहले एग्रीकल्चर वाले मुद्दे में बताया था कि जब ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड भारत छोड़ के गए, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, तो उन्होंने हमको इतना एक्सप्लॉइट किया था कि हम बाकी दुनिया से अब कनेक्ट होने में डरते थे, हमको बाकी दुनिया से ट्रेड करने में डर लगने लगा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के लिए आए थे। तो हमने आजादी के बाद ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाई जिसके दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो ये थी कि हमको ब्रिटिशर्स से या किसी और फॉरेन से कोई ज्यादा ट्रेड खुल के नहीं करना था, नो ओपन ट्रेड, कोई ओपन ट्रेड ज्यादा करना नहीं था, ठीक है। और दूसरा क्यों नहीं करना था, क्योंकि वी वांटेड टू सेव और ओन इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्ट में कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे रॉ मटेरियल्स का यूज करके और सस्ते फिनिश गुड हमारे मार्केट में उतारे थे, और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज का बिल्कुल भंडाधार करते थे, चौपट हो गई थी। तो अब टारगेट हमारे पास ये था, अब हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें जो फॉरेन के इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेड हैं, उनके कंपटीशन से अपने इंडस्ट्रीज को बचाना है। इसलिए जो बाहर का इंपोर्ट है, जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए, रोक लगाया गया कि फिर क्या हुआ, हमारे यहां बाहर की चीजें कम आने लगी। अब उसको ठीक से डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा आपके लिए ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन,
यानी हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी उसका मोटिव था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए, राइट। यानी हम ऐसा ट्रेड पॉलिसी बनाए कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? बाहर से चीजों को मंगाना। एक्सपोर्ट मतलब भेजना। यानी हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट ना करें, ऐसा ट्रेड पॉलिसी बनाए कि बाहर से चीजें कम से कम आए, ताकि हमारी अपनी जो इंडस्ट्रीज है, अपने जो बड़े बड़े तो बहुत ज्यादा थे नहीं, जो पर जो भी डेवलप होते गए, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे डेवलप। तो क्या लिखा है यहाँ कि पॉलिसी एडॉप्टेड वाज बेस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक तो हमको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना था। गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्रीज। यही 2 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा था कि जब कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने राज किया था, तो उस पीरियड में क्या हुआ था, उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको इतना टफ कंपटीशन दिया, उनको इतना ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे, फिनिश्ड गुड में वो कन्वर्ट करते थे और फिर यहां लाके उसको सस्ता बेचते थे। तो एक तो यहाँ के रॉ मटेरियल्स का भी जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, और हमारे फिनिश गुड तो कहीं बिक ही नहीं रहे थे, वो सस्ते में लाके अपने गुड्स बेच रहे थे। तो ऐसे में चैलेंज ये था कि अब फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट रोका जाए, विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट रोका जाए, और अपने इंडस्ट्रीज को, अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि यहाँ की चीजें बिके। और ये करने के लिए 2 मुख्य हथियार अपनाए गवर्नमेंट ने, एक टैरिफ, एक कोटा। अब टैरिफ और कोटा क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। टैरिफ और कोटा बेसिकली क्या होता है? जो टैरिफ होता है बेटा, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको बाद में उसके सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। टैरिफ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अब ध्यान से समझिए, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये सारी चीजें हम उस समय अप्लाई कर रहे थे, इसलिए उस समय की चीज समझ लीजिए। यानी जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट होकर आएगी उसमें हम जो टैक्स लगाएंगे उसको टैरिफ बोलते हैं, ठीक है जी। कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं, देखिए यहाँ पे आपके लिए कि जैसे इंपोर्ट होकर यहाँ चीज जिसमें होती है उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, उस पर एक टैक्स लग जाएगा। तो ये तो एक टैरिफ हुई। अच्छा, कोटा था क्या? कोटा मतलब लिमिटिंग द क्वांटिटी टू बी इंपोर्टेड, ठीक है। यानी कितनी क्वांटिटी का इंपोर्ट करना है, इस पर एक लिमिट लगाना कोटा होता था। तो 2 तरीके से हमने इंपोर्ट को कम करने का कोशिश किया। एक, जो बाहर से चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा दो, यानी उस पर टैक्स लगा दो। दूसरा, उसके बावजूद भी अगर आ रही है तो हर प्रोडक्ट पर कुछ कोटा लगा दो कि इससे ज्यादा वो चीज इंपोर्ट नहीं होगी, राइट। यानी पहले अगर कोई चीज इंडिया में आती थी तो टैक्स लगने के बाद वो मान लो 20 रुपए में बिकती थी। अब क्या होगा, हमने उस पर टैक्स 50 रुपए और लगा दिया, तो टैरिफ लगा दिया, तो अब वो 20 + 50, अब इंडिया में 70 की बिकेगी। तो जब 70 की बिकेगी तो यहां भी बहुत महंगी बिकेगी, और हो सकता है इंडिया के लोग पहले 40 में बेचते थे, 50 में बेचे तो भी इससे कम बेचे। तो हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो क्या होगी, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगी। आगे बात समझ में। और कोटा का क्या मतलब है कि मान लीजिए पहले लोगों को 100 पीस क्लॉथ चाहिए था, ठीक है। अब अगर 100 पीस ही क्लॉथ बाहर से इंपोर्ट होता रहेगा तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो बनाएगी वो कहां जाएगा? तो हमने कोटा लगा दिया कि 50 पीस से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। तो बाकी का 50 पीस का जो डिमांड है वो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? फुलफिल करेंगी। वो इंडियन इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? फुलफिल करेंगी। तो इसलिए कोटा मतलब कि लिमिट कर देना, यानी कि एक लिमिट लगा देना कि इस लिमिट से ज्यादा हम इंडस्ट्रीज, इस लिमिट से ज्यादा हम चीजों को इंपोर्ट नहीं करने देंगे, राइट। एंड टैरिफ का मतलब क्या था कि जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स लगा रहे हैं। तो आप आ रही है आपकी बात समझ में कि जो हमने फॉरेन ट्रेड करने का जो हमने बेसिक मुद्दा बनाया, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव बनाया, वो बनाया था ट्रेड पॉलिसी का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट वी हैव टू स्टॉप द इंपोर्ट। एंड दिस वाज डन बिकॉज टू स्ट्रेंथन, टू मेक आवर ओन इंडस्ट्रीज मोर कैपेबल, राइट। और हम इंपोर्ट कम से कम करें, ये चीजें करने के लिए हम ज्यादा प्रयासरत थे, राइट। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये चीजें, अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप बताइएगा। तो ये अब आपसे कोई पूछे कि 1950 से 1990 तक हमारा ट्रेड पॉलिसी क्या था, तो उसमें ये लिखेगा कि द पॉलिसी वाज एडॉप्टेड ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कि मतलब हमको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना था, और गवर्नमेंट ने अपने देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया। और वो प्रोटेक्ट कैसे किया? तो वो प्रोटेक्ट इस तरह किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 टूल्स अपनाए, 2 टूल्स का इस्तेमाल किया, और वो 2 टूल्स कौन से थे? टैरिफ और कोटा। और बेसिकली टैरिफ क्या था? टैरिफ ये था कि किस तरीके से इंपोर्ट करने वाले गुड्स पर हम क्या लगाए?
टैक्स लगवाएं, और कोटा का मतलब ये था कि कितना अमाउंट हम मंगा सकते हैं, राइट, कितना अमाउंट हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए, इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं उसको आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। राइट, ग्रेट। चलिए, टैरिफ कोटा देख लिया। अब हमको ये देखना है कि जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने अपनाई, यानी जो 1956 का इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन अपनाया, फिर जो हमने ये ट्रेड पॉलिसी अपनाई, इसका अफेक्ट क्या हुआ, यानी एक तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं, हम एक तरह से उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम एक रिजल्ट निकाल के आ रहे हैं कि ये सब करने का फायदा क्या होगा। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। राइट, देखिए, एक तो ये था कि अचीवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग फर्स्ट 7 5-year प्लान्स वाज इंप्रेसिव। देखिए, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, ये सारे 5-year प्लान थे। कल इस पर एक स्पेशल क्लास आने वाली है 7 बजे। 7 बजे सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स, 7 PM स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास ऑन प्लानिंग, बेसिकली 5-year प्लान्स। 5-year प्लान्स पे एक स्पेशल क्लास आएगी 7 o'clock, 7 बजे। ठीक है, कल 6 बजे की क्लास नहीं, कल एक क्लास केवल एक्सक्लूसिव 7 बजे। तो अब ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इसका जो 5-year प्लान था, 7 जो 5-year प्लान बने, उसमें अच्छा अचीवमेंट निकल के आया। राइट, कैसे निकल के आया? क्योंकि जो जीडीपी में इंडस्ट्रीज का शेयर था वो बढ़ता गया। मतलब अब इस एग्जांपल समझिए, देखिए एनसीईआरटी की ये एक्सट्रैक्ट है। अब आप ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो 1950-51 में इसका शेयर 59% था, लेकिन 1991 आते आते जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर 34% तक आ गया, और इंडस्ट्रीज जिसका 1950 में केवल 13% शेयर था, वो 1991 तक 24.6% हो गया। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जो इंडस्ट्रीज थी उनका शेयर जीडीपी में बढ़ रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 7 5-year प्लान तक, यानी 1990 के आसपास तक, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का अचीवमेंट था, जो उसका डेवलपमेंट था, वो कुछ हद तक ठीक था। 6% का एनुअल ग्रोथ इंडस्ट्रीज का हो रहा था। राइट, क्या हो रहा था? 6% का एनुअल ग्रोथ इंडस्ट्रीज का हो रहा था। इसका मतलब इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर चल रही थी। But well distinction could not be done that what public sector and what private sector can do। ये देखिए, ये ध्यान से समझिए। देखिए, हुआ क्या था बेसिकली कि हमने आजादी के बाद सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया था और कुछ चीजों को प्राइवेट हाथों में दिया था, लेकिन कुछ चीजों को जो प्राइवेट हाथों में दिया था उसमें भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया था। जो मैंने आपको बताया था, लाइसेंस राज में था। लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारी परेशानी होती थी, यानी अगर किसी प्राइवेट आदमी को कोई इंडस्ट्री खोलनी भी है तो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत बड़ी थी। और इसलिए हमने कभी प्राइवेट सेक्टर के पोटेंशियल को ठीक से समझा ही नहीं कि सरकारी कितना कर सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की डेवलप हो रही थी, लेकिन एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर के को एग्जिस्टेंस से कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता था, ये डिस्टिंक्शन हम ठीक से कर ही नहीं पाए, और यही थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। जो लाइसेंस राज था उसका मिसयूज किया गया, किसके द्वारा? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के द्वारा। जो बड़े इंडस्ट्रीज थे उनको तो जो लाइसेंस से जो परमिशन, इंडस्ट्रीज को खोलने की जो परमिशन लेना पड़ता था, वो उनके लिए तो आसान था, क्योंकि उनके पास पैसा भी था और एक तरह से कह सकते हैं कि पहुंच भी थी। लेकिन जो छोटे छोटे लोग थे जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज को ओपन करना चाहते थे, वो उनके लिए दैट वाज टू मच डिफिकल्ट। एक वर्ड होता है बेटा, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही, इसका मतलब ये होता है कोई भी काम आप करने जाएंगे तो बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशन आपको बीच में परेशान करेंगे। यानी जो एक फॉर्मेलिटीज होती है ना बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। और वो उस समय ज्यादा थी। इंडस्ट्रीज खोलने के लिए इतने सारे नियम कानून थे, इतने सारे परमिशंस लेने पड़ते थे, जिसका मिसयूज किया बड़े इंडस्ट्रीज ने। और फिर धीरे धीरे सॉरी कुछ पीएसयूज जो थी वो लॉस में जाने लगी, ये भी हमने ये देखा। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था उसको रिव्यू करने के लिए कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली अप टू 7 5-year प्लान there were some development in the industrial sector. The share of industrial sector in GDP was increasing, but the real potential that what can be done by the private sector was not been analyzed. और लाइसेंस राज जो था उसका एक तरह से क्या किया गया? मिसयूज भी किया गया। राइट, हाँ, ठीक है। एक आध चीजें और जो आती हैं कि हमने एक तरह से क्या किया, हमने एक तरह से जो क्लोज इकोनॉमी रखी, यानी किसी बाहर से ज्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्लोज इकोनॉमी में जो रखी, तो हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री था
डोमेस्टिक, या हम कह सकते हैं इसका एक और जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा ये कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज lacked to learn the foreign competition। यानी हमने जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई उसमें हमने क्या किया कि इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया अपने फॉरेन इंडस्ट्री, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अपने घर के इंडस्ट्रीज को, कि फॉरेन इंडस्ट्री से कैसे कंपीट करना है, कैसे उनके साथ कंपटीशन करना है, ये हो ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, राइट। यानी हमने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इतना लॉक करके रख दिया कि हम वो कंपटीशन किस तरह से करना है, उनको किस तरह से वो दूसरे चीजों से कंपीट करेंगी, इसका डिसीजन ले ही नहीं पाए, राइट। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरा, हमारे अपने कंज्यूमर को लॉस था, राइट, बिकॉज इंपोर्ट वॉज नॉट इजी। इंडियन कंज्यूमर्स had to purchase whatever domestic industries made। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि हमने बाहर के इंपोर्ट को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लेकर हम बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गए। अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बनाती थी इंडियन कंज्यूमर को वैसा ही यूज करना पड़ता था। पहले क्या था, पहले बाहर की जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडस्ट्रीज क्या करती थी, फिनिश गुड को ले आती जो अच्छे क्वालिटी की होती थी, भले हमारा उससे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लेकिन अब उस तरह के गुड्स की डिमांड इंडिया के लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक तो वो चीजें महंगी कर दी गई, हमें टैरिफ ज्यादा लगा दिया, दूसरा कोटा फिक्स कर दिया तो कम आता था। तो जो चीजें इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में बन रही थी, ठीक है, कंपल्सन के रूप में क्या करना पड़ा, वही चीजें यूज करनी पड़ी इंडिया के लोगों को। तो ये कुछ जो चीजें थी ये बहुत ही राइट, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली थी। और जो इंडियन की पीओसीज थे, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी जो सरकारी कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। क्यों जाने लगी, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। देखिए बेसिक रीजन यही है, जो सरकारी कंपनियां थी उनको कोई विदेशी कंपनी या किसी प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन नहीं था। जब कंपटीशन नहीं था तो वहां के जो काम करने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी थोड़ा आइडल हो गए कि चलो ठीक है हमारा काम तो चल ही रहा है, हमें कोई कंपटीशन तो मिलने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम आने लगी, और जब एफिशिएंसी कम होने लगी तो वो लॉस में जाने लगी। समझ में आ रही है बात की, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसमें हमने बाहर के कंपटीशन को रोका था, उसका नतीजा क्या हुआ। अब फिर कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये दलील दी कि ये दलील देनी शुरू की कि जो पीएसयूज होती हैं, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होती, राइट। वो अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं भी करेंगी, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं भी करती हैं, तो भी क्या होगा, तो भी वो वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देश का क्या होता, नहीं हो सकता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो हमारे नए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा थे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी नई ट्रेड पॉलिसी थी वो ये थी कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, इंपोर्ट को कम करना है। इसके लिए टैरिफ और कोटा सिस्टम उन्होंने लगा दिया। टैरिफ मतलब ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, कोटा का मतलब था कि कितना इंपोर्ट करना है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, राइट। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप तो हो रही थी, जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक रहा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का पोटेंशियल था या दोनों मिलकर जो अच्छा कर सकते थे वो नहीं किया। धीरे धीरे क्योंकि कंपटीशन नहीं था तो पीएसयूज भी धीरे धीरे अपना काम ठीक से नहीं करने लगी और वो लॉस में आने लगी, और इंडियन कंज्यूमर्स को वही चीजें खरीदनी पड़ती थी जो वो बनाती थी, राइट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये मुझे आपको लगता है कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो छोटा सा हिस्सा था वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हर चीज का जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक रिवीजन क्लास जैसी हो जाएगी ये क्लास पूरी, ठीक है। एक लाइन बाय लाइन एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कैसे 1950s में हमारी पूरी जर्नी शुरू होती है, और हमने एक सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी को अप्रोच किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास किया। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा चीजें गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी, राइट। और कुछ चीजों में अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व भी किया, जैसे मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 तरह की इंडस्ट्रीज डिवाइड कर दी गई, तो अगर कहीं कहीं इन्वॉल्व भी किया तो उसमें इतना ज्यादा कोटा और लाइसेंस सिस्टम ला दिया कि वो सबका एंट्री करना मुश्किल था। फिर हमने क्योंकि हमको अपना एग्रीकल्चर और अपना इंडस्ट्रीज को डेवलप करके आगे बढ़ना था, तो हमने 5 ईयर प्लान्स को इंक्लूड किया।
और इसके लिए हमने 5 ईयर प्लान को इंक्लूड और आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन जो 15 मार्च 1950 को हमने स्टैब्लिश किया, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद से हमने 5 ईयर प्लान या प्लानिंग का कुछ गोल्स पढ़ा था। एक ग्रोथ, यानी कि हमको जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें आगे बढ़ानी थी। मॉडर्नाइजेशन, यानी कि किस तरीके से अब पुरानी चीजों को और डेवलप करने के लिए हम मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्निक्स और नई टूल्स का इस्तेमाल करें। सेल्फ रिलायंस ये था कि हमको हर चीज के लिए बाहरी देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, चाहे वो फूड ग्रेन हो या और हेल्प हो, उसको हमको अपना खुद का सेल्फ रिलायंस होना था, यानी खुद पे निर्भर होना था। इक्विटी, यानी पूरे सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सभी रिसोर्सेज का, सबको हर चीज का बेनिफिट मिले। अब इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि उस समय जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, सेकेंडरी में कम थे, टर्सरी में और भी कम थे। तो कोशिश ये की गई धीरे धीरे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए। इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लेके आए थे। ये हमने बताया था कि कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है, कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है नए टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये चीजें तो आपने कर ली थी। फिर हमने एग्रीकल्चर देखा कि एग्रीकल्चर की कंडीशन 1950s के आसपास बहुत खराब थी, प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे थी, लोगों का जो डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर पर वो बहुत ज्यादा था। और इसके लिए हम और गवर्नमेंट ने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश की। लैंड रिफॉर्म में ये कोशिश की कि जो लैंड ओनरशिप है, यानी एक ही लैंड बहुत लोगों के पास है, सॉरी एक ही आदमी के पास बहुत सारा लैंड है, तो उसको भी क्या किया जाए, ओनरशिप, जो ओरिजिनल टिलर ऑफ द सॉइल है, जो एक्चुअली सॉइल में काम कर रहा है, उसको उसका हक दिया जाए। तो लैंड रिफॉर्म के लिए फिर लैंड सीलिंग लेके आए कि एक लिमिटेड लैंड सीलिंग में हमने क्या किया था कि लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ होल्डिंग कर दिया, यानी एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा किसी के पास होल्डिंग नहीं रहेगी। ठीक है। फिर हमको सेल्फ रिलायंस होना था, खुद पे निर्भर होना था, तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले 75% के आसपास की पॉपुलेशन क्या थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं, कोई नए तरीके का सीड्स नहीं था, और मानसून ही एक ऐसा साधन था जिससे इरिगेशन हो सकता था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ कि हमें HYV सीड्स का यूज करके व्हीट और राइस में स्पेशली अपने फूड ग्रेड प्रोडक्शन को बढ़ाना था। ठीक है। और उसके साथ साथ हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और सप्लाई ऑफ वाटर को इंश्योर करके प्रोडक्शन को बहुत बम्पर करना था। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिक मतलब यही था, यानी कि HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वाटर, ये सारे चीजों का मिक्स करके हमको एक ऐसा प्रोडक्शन में इंक्रीज करना था, बूम करना था, जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, ताकि हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो सके, हमको किसी से इंपोर्ट नहीं करना पड़े। ये फिगर मैंने आपको बताया था कि कैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और नए नए टेक्निक्स और मशीन का यूज करके हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस किया। 2 फेजेस हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के किए थे, एक 1960 से 70 तक चला था, जो विशेष करके यूपी, पंजाब, यूपी में भी केवल वेस्टर्न यूपी, मिड यूपी और पूर्वांचल का क्षेत्र नहीं, और कुछ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र थे। सेकेंड फेज में थोड़ा और बढ़ाया गया देश में, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल सक्सेस ये था कि हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हमारी जो फूड सिक्योरिटी थी, यानी फूड के लिए जितना डिमांड था उतना हम फुलफिल करने लगे। ये हमने कुछ बेनिफिट्स देखे थे, जिसमें ज्यादा यील्डिंग हो गई, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में बहुत सारा सुधार हो गया, पेस्टिसाइड्स इंक्लूड हो गए, राइट, इंसेंटिव प्राइसेस ऑफर होने लगे प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, और हमारे बगल में ही जो हमारा पड़ोसी मुल्क था वो बहुत सारा सब्सिडीज और पॉलिसीज प्रोवाइड कर रहा था, तो हमने भी उसको देखते हुए, खैर ऐसा नहीं था कि हमने कॉपी किया, लेकिन ये एक पैरेलल अप्रोच चल रहा था और हमने भी वो करने की कोशिश की। ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर हम इवैल्यूएशन करें तो अगर उसका फेवर में देखें तो एक लिमिटेड एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन हमने किया, अनएम्प्लॉयमेंट इससे कम हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था। अब प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिला, और एम्प्लॉयमेंट और कैसे बढ़ा, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो थी वो डेवलप हुई, जैसे पेस्टिसाइड की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाए जाने लगे तो उसमें मजदूरों को काम मिला। तो ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फायदा था। अगर अगेंस्ट की बात करें तो बहुत सारे जो लोग थे एक तरह से ये मानते हैं और ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे था इसका सबसे निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। वाटर बहुत ज्यादा ओवर यूज होने लगा, तो क्या होने लगा, उससे वाटर टेबल नीचे आने लगा। ठीक है। इसके अलावा पूरे देश में ये ठीक से नहीं कैप्चर हो पाया, यानी जो इसको देश के अलग अलग पार्ट में जाना चाहिए उतना वो फैला नहीं। बड़े फार्मर्स और छोटे फार्मर्स में थोड़ा गैप बनने लगे, राइट। और हमने क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, यानी केवल व्हीट और राइस तक हमने ज्यादा काम किया, उसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में ये सक्सेस नहीं हुआ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी देना जरूरी था, यानी एक तरह की छूट देनी जरूरी थी, राइट, कि अगर कुछ चीजों को सस्ता प्रोवाइड करे गवर्नमेंट,
सस्ते में गवर्नमेंट लोगों को लाके देती है अगर, या जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इस पर गवर्नमेंट अगर प्राइस कम करती है तो ये सब्सिडी होता है ताकि लोग इस नए टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सब्सिडीज थी, फूड सब्सिडी जो होती हैं, जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके यूज भी बताए थे। प्रीवियस क्लासेस जिसने भी नहीं देखे जाके देख लीजिए, सारी चीजें आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब डिबेट होने लगा क्या एग्रीकल्चर सब्सिडी चाहिए, तो फेवर में ये था कि नई टेक्नोलॉजी देनी चाहिए थी। तो नई टेक्नोलॉजी को, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए, उसमें लोगों का विश्वास बनाने के लिए, उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी देना जरूरी था ताकि लोग उसको यूज करें, राइट। और जो बड़े किसान है केवल वो उसका फायदा ना ले, छोटे किसान भी अगर सब्सिडी मिलेगी तो सस्ता बीज, सस्ता ट्रैक्टर, सस्ता पेस्टिसाइड मिलेगा तो उसको यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट में ये था कि बर्डन बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पड़ेगा, और जो इस सब्सिडी का असली यूज है वो फर्टिलाइजर्स कंपनियां ज्यादा उठाएंगी, क्योंकि हम छूट फर्टिलाइजर्स में देंगे, पेस्टिसाइड में देंगे तो किसानों को उतना फायदा नहीं है, उन कंपनियों को ज्यादा फायदा है। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में करवाई हुई है, आप प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्री और ट्रेड 1950 से 1990 तक की क्या कंडीशन आई। हमने आजादी के बाद 1956 का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या किया, एक्सेप्ट किया, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, राइट। 3 पार्ट में डिवाइड करके कुछ प्योर गवर्नमेंट के हाथ में रह गई, कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट के सपोर्ट से थी, और कुछ प्योरली हमने प्राइवेट सेक्टर्स में दिया। बट उसमें हमने क्या किया, बहुत सारा लाइसेंस राज लगाया, यानी लाइसेंस परमिट सिस्टम लगाया। यानी अगर किसी को इंडस्ट्रीज खोलना भी था तो वो लाइसेंस लेकर, परमिशन लेके ही खोल सकता था, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट इंडीड। अब पब्लिक कितना होना चाहिए, प्राइवेट कितना होना चाहिए, डिबेट चल रही थी। कोई लोग कह रहे थे केवल पब्लिक होनी चाहिए, वेलफेयर जरूरी है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होना चाहिए। और यही सब देखते हुए हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान का बेस था। और इसमें हमने क्या किया, 3 कैटेगरीज बना दी थी, जो मैंने अभी आपको बताया है। 3 कैटेगरीज हमने इंडस्ट्रीज की बनाई, एक स्टेट का रहेगा, एक में स्टेट रहेगा पर प्राइवेट का हेल्प रहेगा, और तीसरा पूरी तरह प्राइवेट के हाथ में रहेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने बताया कि गवर्नमेंट को केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ही, और खास करके इसमें जो कार्वे कमेटी थी, मैंने बार बार बताया था, इसमें जो कार्वे कमेटी थी, उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करना है, डेवलप करना है, प्रोमोट करना है, जिससे हमारे इंडस्ट्रियल बेस को और बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर हमने जो आज डिस्कस किया कि जो ट्रेड पॉलिसी थी हमारी, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थी। यानी क्या करना था कि हमें अब जल्द से जल्द इंपोर्ट को रोकना था। जो बाहर से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे थे, जिससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा था, उन प्रोडक्ट्स को क्या करना था, आने से इंडिया में रोकना था। और उसके लिए हमने 2 इंपॉर्टेंट टूल्स यूज किए, एक टैरिफ, एक कोटा। टैरिफ जो था वो बेसिकली टैक्स था, जो टैक्स लगाया जाता था, टैक्स ऑन इंपोर्ट। कोटा क्या था, लिमिट ऑफ क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये था। अब देखिए, ये मैंने आपको समझाया अभी। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो अचीवमेंट था, या जो उसका रिजल्ट निकल कर आया, वो ये कि पहले 7 5 ईयर प्लान तक तो कुछ डेवलपमेंट हुआ, जीडीपी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन गया, लेकिन 6% एनुअल ग्रोथ जो थी इंडस्ट्रीज की वो भी दिखाई दी। लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने नहीं दिया और हमने इसका पोटेंशियल डिस्कस ही नहीं किया, डिस्टिंक्शन ही नहीं किया कि एक्चुअली वो कितना आगे जा सकता है। और धीरे धीरे फिर जब कंपटीशन नहीं था तो पीएसयूज नीचे आने लगी, उनका एफिशिएंसी और उनका वर्क नीचे आने लगा, और फिर जिस तरह की भी चीजें देश में बनती थी, इंडियन कंज्यूमर्स को वही यूज करना पड़ता था। और ओवरऑल जो इंटरनेशनल ट्रेड से कॉम्पीट करने का, या क्वालिटी से कॉम्पीट करने का जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो उसमें स्किल आना चाहिए, वो हमारी इंडस्ट्रीज में नहीं आया, और इससे हम थोड़े पीछे भी आए। कि मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था कि एग्रीकल्चर का 1950 से 1991 आते आते, पहले एग्रीकल्चर का शेयर 1951 तक 59% था, 91 आते आते वो घट के 34% हो गया। इंडस्ट्रीज जिसका शेयर जीडीपी में केवल 13% था 1950 के आसपास, वो 1990 आते आते 24.6% हो गया। हम एक जर्नी कर रहे थे ना कि यहां से यहां तक आना है। और सर्विस सेक्टर जो बहुत कम थी, 28% था, उसका अब सर्विस सेक्टर 40.5 होने लगा, और आगे वो बढ़ता ही चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस क्लास में डिस्कस की थी कि 1950 से लेके 1990 तक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का क्या एक्चुअल कंडीशन था, क्या एक्चुअल ग्रोथ करने का तरीका था। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन होगी, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। वी विल श्योरली टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, और मैं उसको आपको ठीक से डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख दीजिएगा, वो चीज मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा ऑफर चल रहा है आपको। अगर आप 12 से 18 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 से 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 60 से 84 मंथ्स का लेते हैं तो 8 मंथ्स का, और 21 सितंबर तक की ऑफर अवेलेबल है। और डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड AT01, राइट।
A फॉर अवनीश, T फॉर त्रिपाठी, 01। तो इससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके आप क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना गोल सेट करिए क्विज में जाके, ऐप डाउनलोड करके कि आप 12th क्लास 11th क्लास, और जो क्विज को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद वेट करना है, जैसे ही क्विज स्टार्ट होगा पार्टिसिपेट करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी होगी, राइट। क्लास 12th के लिए अपकमिंग बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए बैचेस हैं जो टॉप एजुकेटर्स लेके आ रहे हैं। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप कॉमर्स में हैं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सारी चीजें आपकी सॉल्व होने वाली है टॉप एजुकेटर से। तो आप जल्दी से जल्दी इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और यूज द कोड AT01 फॉर फ्लैट 10% डिस्काउंट, राइट। तो स्टूडेंट्स, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, AT01 इज द कोड। कोई और कंफ्यूजन होगी, 1950 से 1990 तक आने के बाद जो इकोनॉमी में कंडीशंस थी, जो इकोनॉमी में चेंजेस हुए और किस तरह से पॉलिसी रिजोल्यूशन को हमने अडॉप्ट करके नए नए टेक्नोलॉजिकल और नए नए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किए, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, राइट राइट। हाँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन अगर होगी, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप जरूर बता दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे अगली क्लासेस में डील कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेसन को, क्लास को लाइव शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताइए कि इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो एक 5 ईयर प्लान पे भी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है जल्द से जल्द, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, तैयार रहना है, राइट राइट। हाँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दीजिए एंड वी विल डील दैट। ओके, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अगर है, कोई अगर डाउट होगी तो आप जरूर लिख दीजिएगा, उस डाउट को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कल की क्लास 7 बजे होगी, जिसमें 5 ईयर प्लान पे एक्सक्लूसिव मैं आप लोगों को क्या करूंगा, पूरा एक्सक्लूसिव 1990 तक के जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें क्या क्या स्टेप्स हमने लिए थे, क्या क्या चीजें ली थी, और जो रिवीजन पार्ट होगा उसको इंक्लूड करेंगे। तो कल की 7 बजे की क्लास लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें जरूर ज्वाइन होइएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये एक छोटा सा पॉइंट, कम रिवीजन क्लास थी, तो उस रिवीजन क्लास और उस चीजों को हमने देख लिया है, पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कल 7 बजे, केवल कल की क्लास 7 बजे है, 5 ईयर प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।